Hello everyone, welcome to Engineers Academy. This lecture is according to your demo lecture for GATE, ESE and PSUs. तो स्पेशली गाइज ये हमारा सेशन डबल ई ब्रांच के लिए है और आज मैं आप लोगों को पावर सिस्टम का डेमो लेक्चर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. ओके गाइज, सो बिफोर स्टार्टिंग द माय पर्टिकुलर लेक्चर आई जस्ट वांट टू टेल यू some particular importance of our GATE, ESE and PSU examination. Guys, if you are college appearing student, then it is a very must condition you can say that you should prepare for the GATE examination, especially for the GATE examination. And अगर आप further कुछ सोच रहे हो तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. गेट का प्रिपरेशन लगभग 6 से 8 महीने का होता है और अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाएं तो नॉन टेक्निकल पढ़ने के लिए आप लोगों को ओवरऑल टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल तो पूरा सिलेबस करने के लिए आप लोगों को गाइज ओवरऑल 12 मंथ यानी कि पूरा 1 साल का आप लोगों को टाइम देना होगा. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गेट और ईएसई का मेन हमारा मोटो क्या है कि हम लोग क्यों करें सर तैयारी, क्योंकि वैकेंसीज तो काफ़ी कम है, नॉन टेक्निकल में ज़्यादा वैकेंसीज हैं एंड एवरीथिंग. तो गाइज इसका सबसे पहला आंसर तो ये है कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज का हर साल कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि वो हर साल होंगी कि नहीं होंगी, आएगी कि नहीं आएगी, और अगर आएगी और होगी तो पता नहीं उनके रिजल्ट कब आएंगे, उनकी ज्वाइनिंग कब मिलेगी. बट गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का हर साल एग्ज़ाम का मंथ फिक्स है, एग्ज़ाम का वीक फिक्स है और एग्ज़ाम का डे भी लगभग फिक्स है. इसका मतलब आपका ये एग्जाम फिक्स टाइम पर होता है, रिजल्ट फिक्स टाइम है जिस पर आपका रिजल्ट आएगा ही, फिक्स टाइम पर इंटरव्यूज होंगे और जॉब्स आपको लोगों को फिक्स टाइम पे मिल जाएगी. बात आती है सर चलिए ठीक है, ये बात तो मान ली कि ठीक है फिक्स टाइम पीरियड, तो इसका बेनिफिट क्या है. तो गाइस इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप कॉलेज अपीयरिंग स्टूडेंट है, आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग 4 साल में ये सोचिए कि बाहर आके क्या तैयारी करनी है, वो तो बात की बात है कि हमें कौन से फील्ड में जाना है. इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मेरा तो फील्ड इज अ नॉन टेक्निकल है, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है, व्हाटएवर, बट आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी है तो आप लोगों का टेक्निकल तो बहुत अच्छा होना चाहिए. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा इन द सेंस बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए. तो उसके लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल स्टूडेंट को मैं स्पेशली कहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 10 महीने या 12 महीने अपने ओवरऑल 4 महीने की इंजीनियरिंग का एक फोकस टाइम दो ना. 4 साल में से सिर्फ 1 साल किसके लिए प्रिपेयर कीजिए, गेट के लिए. आप लोग फिर उसके बाद किसी भी फील्ड में जाएं या गेट के थ्रू ही किसी पीएसयू में जॉब लगें, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू कि आपने एक अटेम्प्ट किया तो आपका नॉलेज तो हो गया है. नाउ इट डिपेंड्स कि आप लोग उस एग्जाम को कितनी अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं या क्रैक कर पाते हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आप लोग हमेशा चाहोगे कि कॉलेज खत्म होने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए. कुछ ना कुछ का मतलब आप लोगों के पास 3 ऑप्शन बचते हैं. क्या ऑप्शन बचते हैं सर? 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि जैसे कॉलेज से निकले तो आप लोगों के पास जॉब होगी कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू. गाइस कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू जॉब तभी मिलेगी जब आप इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू में आपका टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, जो कि आप भी जानते हैं कि कॉलेज की लाइफ के साथ, कॉलेज स्टडी के साथ वो नॉलेज इतना अच्छा बेहतर नहीं हो सकता. उसके लिए आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. दूसरा ऑप्शन आपके पास पीएसयूज का बचता है कि सर गवर्नमेंट जॉब, भाई 4 साल पूरे हो गए सर, हम सीधे प्राइवेट जॉब में नहीं, प्लेसमेंट वाली जॉब नहीं सर, मैंने तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है. उसके लिए भी आपके पास गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज ही ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन कि सर मुझे हायर स्टडीज करनी है, एमटेक करना, पीएचडी करना, व्हाटएवर, उसके लिए भी आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा. तो आप तो ये सोच के चलो कि 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद मैं किसी भी चीज की तैयारी करूं बट मेरे पास इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में मैं एंटर कर जाना चाहिए. आप प्लेसमेंट के थ्रू जॉब में चले गए, उसके बाद जिसका आपको प्रिपेयर करना है, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज का करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का करता है, आईईएस, आईएएस, जिसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहो, यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट. मान लीजिए आपको नहीं सर मैं तो पूरा 1 साल ही ड्रॉप करूंगा, कर लेना यार, तुमको पूरा साल ड्रॉप करना है, तुम साल ड्रॉप कर लेना फाइनल ईयर के बाद. बट वो जो साल ड्रॉप करोगे उसमें स्टार्टिंग से शुरुआत करोगे या फिर पहले एक बेस तैयार हो चुका है, आप अपने कॉलेज टाइम पर एक बार तैयारी कर चुके हो, उसके बाद अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हो तो उसमें आप चीजें जो है वो सीखोगे नहीं, आपको आती तो है, बस आप लोगों को वहां पर प्रैक्टिस करनी है, तो रैंक इंप्रूवमेंट के चांसेस बन जाते हैं. दैट्स द थिंग. तो गाइज मैं आप लोगों को कहूंगा कि जैसे ही कॉलेज पास आउट हो आप लोगों के पास इन 3 में से एक ऑप्शन में आपको एंटर हो ही जाना है.
या तो प्लेसमेंट के थ्रू जॉब में, या किसी गवर्नमेंट पीएसयू में, या फिर आप लोगों का एमटेक के लिए कोई कॉलेज मिल जाए। और तीनों ऑप्शन के लिए आपका टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, और टेक्निकल तभी अच्छा होगा जब आप लोग कॉलेज अपीयरिंग टाइम पर ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दिस इज द थिंग गाइज। एक बार जब आप अपना, अगर आपकी देखो गेट में जो है वो तीन तरह से रैंक आ सकती है, 3 लेवल की। एक होती बहुत अच्छी रैंक। बहुत अच्छी रैंक का मतलब है आपकी 200 के अंदर अंदर रैंक आ जाइए। गाइस 200 के अंदर अंदर रैंक आ गई तो ऑफकोर्स आपको पीएसयू मिल जाएगा, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा लेवल आता है आपकी बहुत अच्छी नहीं, आपकी अच्छी रैंक आई है। अच्छी बोलते हैं 200 से 1000 रैंक के बीच में। तो गाइज आपको कोई भी आईआईटी कॉलेज, जनरली आईआईटी कॉलेज आपको एमटेक के लिए मिल जाएगा। तो वैसे भी लाइफ सेटल है। सर एमटेक करनी ही नहीं है मुझे तो, अरे तो मत करो ना यार, एमटेक में एडमिशन लो। एमटेक में एडमिशन लो, 12,800 12,500 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप उठाओ आप हर महीने। तो कम से कम जो ड्रॉप करने वाले थे तो घर वालों की तरफ से पैसे वैसे का लोड का इशू तो नहीं रहेगा। एमटेक में कोई लोड नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में कोई लोड नहीं होता, और सेकंड ईयर के बाद आप फर्स्ट ईयर में इतना सीख जाते हो कि सेकंड ईयर में कैसे लोड नहीं लेना है। दैट्स द थिंग। तो गाइज अगर आप लोगों को एमटेक नहीं भी करना है तो उसको सीरियसली मत लो। एमटेक के लिए किसी आईआईटी कॉलेज में चले जाओ और वहां एनवायरनमेंट को फील करो यार। आईआईटी का एनवायरनमेंट है, फील करो, और अपनी तैयारी जिस भी एग्जाम के लिए आप मेनली फोकस कर रहे हो उस पर अपना फोकस करते रहना। तो एटलीस्ट कॉलेज से निकलते ही मुझे एंटर तो होना है सर, मुझे घर नहीं बैठना, तो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करो। और आजकल 10 ऑप्शन खुल गए, आपका कॉलेज कहीं पर भी हो, अगर वहां पर आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है देन यू कैन गो थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन पढ़ लो यार। सर ऑनलाइन में मन नहीं लगेगा। एक्चुअल में सर मैं 3 घंटे नहीं बैठ पाता हूँ, 4 घंटे नहीं बैठ पाता हूँ ऑनलाइन में, कंटिन्यूसली क्लास नहीं देख पाता। कंटिन्यूसली आप 8 घंटे भी क्लास ले सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जो चीजें सीक्वेंस में चलती है ना उसमें इंटरेस्ट आता है। जैसे कि आप लोग आज के टाइम पर कई सारी वेब सीरीज बन रही है, तो आप वेब सीरीज का पहला एपिसोड देखते हो तो मुझे बताओ उस रात आप पूरे एपिसोड देखकर ही सोते होंगे, आई थिंक, मेरे ख्याल से। चाहे रात को कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन पहला एपिसोड देख लिया तो उसके बाद सेकंड एपिसोड, 3rd 4 5 6 7 8 9 10 जितने हैं सारे देख डालोगे। इसका रीजन क्या है सर? क्योंकि आप लोग जब YouTube पर ऐसे ही रैंडमली कोई वीडियो देखते हो तो छोटा सा वीडियो देखना पसंद करते हो। कोई अगर 1 घंटे का वीडियो तो आप स्किप कर देते हैं, अरे यार कौन देखेगा। मतलब माइंड का पैटर्न है कि रैंडम कोई चीज देखोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा नहीं देख सकते। बट अगर आप किसी चीज को सीक्वेंस में देखो, जैसे वेब सीरीज सीक्वेंस में होती है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट जागता है। आप एक ही दिन में कई सारे एपिसोड देख लेते हो। वही हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से होता है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर कोर्स को परचेस करके और उसमें रोज एक डेली का लेक्चर देख रहे हो, गाइस बहुत मजा आएगा। बोले सर यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, क्यों पढ़े सर? यूट्यूब पे कहीं पर भी कोई भी कंटेंट सीक्वेंस में अरेंज है ही नहीं, और अगर अरेंज्ड है तो वो इतना ज्यादा डिटेल में है कि आप वहां से सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, लेकिन कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन नहीं कराए हुए होते, प्रैक्टिस नहीं करवाई होती, कई सारी चीजें होती है यार। कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारा कंटेंट नहीं देता है। पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बंदा दे रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होता है। और फ्री की चीज आप लोगों को वैसे भी वही है, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, दैट्स ओके। और मैं आपको बोल दूं नॉलेज मिल जाएगी बट एग्जाम क्रैक नहीं होगा अगर आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो, और सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेंगे तो वैसे भी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। सो द थिंग इज दैट कि आप कहीं पर भी हो, अगर ऑफलाइन अवेलेबल है तो ऑफलाइन कीजिए। अगर आप लोगों के इंस्टीट्यूट के पास, जहां आप कॉलेज में हो वहां पर आपको पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। बट गेट का प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन जरूर कीजिए, स्पेशली ड्यूरिंग कॉलेज। और अगर आप कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और आप 1 साल का ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब में थे और अब आप लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो गाइज मैं आपको जरूर कहूंगा दैट यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आप कहीं पर भी बैठो, किसी भी इंटरव्यू में बैठो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए यानी IAS के लिए भी बैठो, आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल आपने उस इंजीनियरिंग को दिया है। तो इसका तो कंफर्मेशन है कि आप कभी भी किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहां पर भी आपका इंटरव्यू होगा आप लोगों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा ही जाएगा। अब गेट के एग्जाम की बात करूं तो पूरा नाम ही क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट है यार, सिर्फ कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ओनली जस्ट कंसेप्ट। सब बहुत भारी एग्जाम होता है मैंने सुना है, कोई भारी एग्जाम नहीं होता है।
जितने भी टॉपर्स आए ज़्यादातर कॉलेज के साथ निकालने वाले आए हैं, या कॉलेज के जस्ट एक साल बाद वाले जो हैं उन्होंने निकाला हुआ है। एक साल में निकाला होता है यार। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है। 1 साल की जगह शायद 2 साल भी ले ले तो ले ले, दैट्स ओके। बट गेट का एग्जाम आपका एक बार में, एक चांस में अच्छा निकल सकता है। कॉलेज के साथ एक हमारे पास फायदा ये भी है कि गेट का एग्जाम आप 3rd ईयर में भी दे सकते हो, फाइनल ईयर में भी दे सकते हो। तो गाइस 3rd ईयर में ही अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो और पहली बार एग्जाम का पैटर्न देख लेते हो और मान लो आपका अच्छा रैंक आ भी गया 3rd ईयर में, तो गाइस गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप उस पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से 3rd ईयर में दे दो, फाइनल ईयर में दे दो, जिसमें रैंक अच्छी आई हो उसी पर्टिकुलर रैंक से, उसी पर्टिकुलर स्कोर कार्ड से आपको जिस भी पीएसयू में, जिस भी आईआईटी में अप्लाई करना है, आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स द थिंग। सर टाइम बहुत देना पड़ता है, कुछ टाइम नहीं देना होता। दिन का सिर्फ 3 घंटे, 3 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ये 3 घंटे आप लोगों की ओवरऑल पूरी लाइफ का डिसीजन जो है वो लेने में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जिस जॉब में एंटर होगे वही चलेगा। बोले सर मैंने प्लेसमेंट लेना है, मुझे तो प्राइवेट जॉब कर लूँगा, मेरे को नौकरी चाहिए सर कुल मिलाकर। एक बार नौकरी में एंटर हो गए ना, तो बेटा जो नौकरी तुमने पहली पकड़ी है ना उसी में चलना है। फिर ये ध्यान रखना, ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है, बट ये डिसीजन लेने का होता है कि हम लोग एक बार अपना ट्राई करेंगे यार। मतलब एक बार करना है कोशिश। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोगों को एक बार तैयारी करनी है कि क्या साला है क्या ये चीज़, है ना, कि एक बार तो मुझे एग्जाम देना ही देना है, एक बार तो प्रिपरेशन करनी है। तो क्यों साल बिगाड़ना है यार। कॉलेज में हो तो कॉलेज के साथ तैयारी करो। कॉलेज के सारे सेमेस्टर की, सर हमारे सेमेस्टर का लोड ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है यार। एवरीवन नोज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर ये बात कह दे कि हमारा लोड बहुत होता है तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इंजीनियरिंग में आप लोगों का, सब लोग जानते हैं कि एक नाइट पढ़ के हम लोग पास होते हैं, ठीक है ना। ये सच किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो कोई लोड नहीं होता, पूरे 4 साल तक कोई पढ़ाई नहीं होती। 1 महीना पढ़ाई होती है हर सेमेस्टर में, यानी साल में सिर्फ 2 महीने पढ़ाई होती है और कोई पढ़ाई नहीं होती। तो बाकी के 10 महीने क्या कर रहे हैं, बाकी के 10 महीने सिर्फ असाइनमेंट बना रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस अपने मजे में। तो वो मजे 1st ईयर 2nd ईयर में कर लो और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है गाइज। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि गेट के एग्जाम के कितने फायदे हैं। गाइज आराम से गेट का एग्जाम दीजिए अपना, एंड आफ्टर दैट अगर बहुत अच्छी रैंक आती है, बहुत अच्छी का मतलब 0 से 200 के बीच में, फर्स्ट रैंक से 200 के बीच में, तो पीएसयू मिल जाएगा, चिंता फिक्री ही खत्म है। अगर सब बहुत अच्छी नहीं, सिर्फ अच्छी आई, यानी 200 से 1000 के बीच में आई, तो गाइज किसी भी पर्टिकुलर आईआईटी एनआईटी कॉलेज से एमटेक कीजिए, स्टाइपेंड मिलता रहेगा और आप जिस भी एग्जाम के लिए कंटिन्यूएशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसमें कर सकते हो। और अगर मान लीजिए बहुत अच्छी भी नहीं आई, अच्छी भी नहीं आई और सर एवरेज आई, तो एवरेज का मतलब है 1000 से 2000 के बीच में आई, तो गाइज अगर 1000 से भी ऊपर रैंक आ रही है तो फिर आप लोगों को फिर भी 2000 तक की रैंक में भी गाइज आराम से एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। आप लोग गेट के एग्जाम के थ्रू अपने एमबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज, क्लियर है। जैसे नीटी मुंबई वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं गेट के एग्जाम के बाद। आप फॉरेन भी जा सकते हो, कई सारे ऑप्शंस हैं। उसके लिए हम लोग पोस्ट गेट काउंसलिंग करवाते हैं आपके गेट के एग्जाम के बाद, कहीं ना कहीं अच्छी जगह फिट करवा दिया जाएगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोग एग्जाम देने पे फोकस करो, अपना टेक्निकल अच्छा कीजिए। गैस गेट के एग्जाम के थ्रू ही आप लोगों के पास कॉलेज से निकलते ही जो भी ऑप्शन मिलेंगे वो आपको गेट का एग्जाम जितने ऑप्शन देगा वो आपको कोई नहीं दे पाएगा। अदरवाइज आप कॉलेज पास आउट होने के बाद सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, तो ये सोचना ना पड़े उससे पहले ही आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है गाइज। और जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनको कहूं तो उनको भी यही कहूंगा गाइज कि ज्यादा सोचना नहीं है, टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होती। 25-26 साल के आप हो तब तक आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रही बात पैसों की, सर मैं घर से पैसे नहीं ले सकता, ऐसा कोई भी इशू आता है गाइस, ऐसा इशू आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप घर वालों से जो 1 साल में पैसा लोगे ना अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो आपकी 1 महीने की सैलरी होगी। सर मैं तो 1 साल प्रिपेयर कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, 2 साल भी पैसे जो लोगे ना तो 2 महीने की सैलरी में निकल जाएगा। सर कितना मांगोगे यार 1 साल का? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बेटा 1 महीने की सैलरी में निकल जाता है, ठीक है ना। 1 महीने 2 महीने की सैलरी में निकल जाता है और उस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है यार। तो 2 महीने की सैलरी नहीं दे सकते तुम अपनी, हैं? और बी कॉन्फिडेंट,
किसी से उधार लेते समय बोल देना बी कॉन्फिडेंट कि अगले साल लौटा दूंगा, नौकरी लगती। सोचने का नहीं, बिल्कुल सोचने का नहीं कि नौकरी नहीं लगेगी, लगेगी यार, नौकरी तो लगेगी ही, इसीलिए तो तैयारी कर रहा हूं, कहीं ना कहीं फिट हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। क्योंकि हर चीज का रिजल्ट निकल के आता है लाइफ में, हम जो कुछ भी करते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स निकल कर आता है। क्लियर है गाइज? तो चलिए मैं आप लोगों को गाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम मैं आप लोगों का डील करूंगा। तो आज मैं पावर सिस्टम का आप लोगों को एक पर्टिकुलरली 40 to 45 मिनट का एक डेमो लेक्चर दे रहा हूं गाइज, कि हम लोग आप लोगों को किस तरह से ओवरऑल डील करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द गेट एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्लियर है गाइज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पावर सिस्टम में हम लोग ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, देन हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस, देन हम फॉल्ट एनालिसिस, देन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, देन फ्रीक्वेंसी गवर्नर कैरेक्टर, देन इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, देन प्रोटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में। तो गाइज मैंने उसमें से फॉर द डेमो मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, दैट इज द मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कि ट्रांसमिशन लाइन कैसे बनाई जाती है, इनके मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, ट्रांसमिशन लाइन तीन तरह की होती है, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। गाइस इन तीनों मॉडल शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग को ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग बोला है। तो अब ये किस तरह से डिजाइन होती है, तो लिसन वेरी केयरफुली गाइस। मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में गाइस मैं एक ट्रांसमिशन लाइन बनाऊंगा। गाइस ध्यान रखें, ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं जो सीरीज में होते हैं। सीरीज में कौन कौन? गाइस ट्रांसमिशन लाइन के लिए आप जो भी कंडक्टर यूज कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस। गाइस दिस इज कंडक्टर रेजिस्टेंस, जो आप ट्रांसमिशन लाइन बनाने में ट्रांसमिशन के लिए जो कंडक्टर यूज कर रहे हो। गाइस बताइए इस ट्रांसमिशन लाइन से हम करते क्या हैं? सर हमने जहां पावर जनरेट की है वहां से कंज्यूमर तक पावर को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी आगे जरूरत पड़ेगी, दैट इज ओके। बट सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन से क्या होगा, जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन, लोड सब स्टेशन तक पावर को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन होगा। तो गाइज मुझे जनरेटिंग स्टेशन यानी सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, जहां से पावर सेंड होगी उसे सेंडिंग एंड कहते हैं और जहां पावर रिसीव होगी उसे रिसीविंग एंड कहते हैं। तो गाइज सेंडिंग एंड से पावर को रिसीविंग एंड तक पहुंचाने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। गाइज बताइए पावर को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पहुंचाने के लिए आपको वायर में, ट्रांसमिशन लाइन के वायर में जब पावर फ्लो करवाते हैं तो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं। तो सही गाइज बताइए हमारे पास यहाँ पर करंट हमारे पास फ्लो होगी, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में हम लोग पावर को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर फ्लो करवाते हैं। गाइज जब कभी आप किसी वायर में करंट फ्लो करवाओगे तो ध्यान रखना उसमें हमेशा करंट की वजह से उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, और गाइज ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गाइज अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है L, L मींस इंडक्टेंस। इसका मतलब किसी भी सर्किट में अगर कहीं पर इंडक्टेंस बना हुआ है तो गाइज ये इंडक्टेंस किसको शो करने के लिए बनाया जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइज ट्रांसमिशन लाइन में R के साथ में सीरीज में L भी बनाता हूं। गाइज बताइए ये L यहां क्या शो कर रहा है, ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस या ट्रांसमिशन लाइन का मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, दैट इज ओके। तो गाइज करंट को रिप्रेजेंट करने यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है हमारा कौन, हमारा ये इंडक्टेंस। बहुत ही बेहतरीन। अब गाइज बताइए क्या एक वायर से करंट फ्लो करवाई जा सकती है क्या? नहीं, करंट का प्रॉपर्टी है, करंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है। क्लोज्ड पाथ का मतलब एक वायर तो ओपन है बाय डिफॉल्ट, ये क्लोज्ड पाथ कैसे बना सकता है? तो गाइस क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए हमको कम से कम दो वायर चाहिए, एक वायर करंट ले जाने के लिए और एक वायर करंट लाने के लिए। तो गाइस बताइए हमको, वी आर टॉकिंग अबाउट द एसी ट्रांसमिशन। तो गाइस एसी ट्रांसमिशन में, डीसी में हम लोग एक वायर से भी करवा लेते हैं क्योंकि ग्राउंड को एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज कर लेते हैं। बट एसी ट्रांसमिशन में गाइस आपको ट्रांसमिशन के लिए मिनिमम दो वायर चाहिए, जिसमें एक वायर करंट को ले जाने के लिए और एक करंट को लाने के लिए। गाइस जो करंट को लेकर जाता है उसे गो कंडक्टर कहते हैं और जो करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है उसे रिटर्न कंडक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन लाइन में गाइस वायर कभी भी एक वायर नहीं होता, कम से कम कितने वायर होते हैं, दो वायर। तो गाइस जैसा ऊपर बनाया है वैसा मैंने एक नीचे एक और वायर बना लिया है, दिस इज।
दिस इज द सेकंड वायर, रिटर्न कंडक्टर। गाइज बताओ, ऊपर भी एक वायर है, नीचे भी एक वायर है। गाइज दोनों वायर के बीच में, दोनों ट्रांसमिशन लाइन के बीच में क्या होती है? तो आप बाहर कभी भी कहीं पर भी देख लीजिए, आपको जब भी ट्रांसमिशन लाइन दिखेगी, गाइज बताओ, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आपको बीच में क्या दिखती है? एयर। कुछ नहीं होता सर, दो ट्रांसमिशन लाइन ऐसे दूर दूर होती है, बीच में क्या होती है? एयर। तो गाइज बताओ, इस ट्रांसमिशन लाइन और इस ट्रांसमिशन लाइन के बीच में क्या है? तो यहां बीच में है सर एयर। एयर क्या होती है? तो गाइज एयर क्या होती है? एयर इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो गाइज एवरीवन नोस कि एयर एक इंसुलेटर होती है। कंडक्टर होती तो आज हम सबको करंट लगा होता अभी खड़े खड़े। तो गाइज बताओ, एयर क्या होती है? इंसुलेटर। और इंसुलेटर को गाइज डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एयर की इंसुलेटिंग या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होती है गाइज? तो ध्यान रखना, ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है गाइज हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 3 kV पर mm, या आप गाइज इसे पर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, तो 30 kV पर सेंटीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गाइज बताइए, हमारे दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में क्या होती है? एयर। और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पर 3 kV पर mm या 30 kV पर सेंटीमीटर है। बहुत ही बेहतरीन। नाउ गाइज, इस एयर को अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि दो ट्रांसमिशन लाइन है गाइज, दो कंडक्टर है और उसके बीच में यहाँ एयर है, तो गाइज बताओ, एयर यानी कि इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। गाइस बताओ, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर हो तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, ये तो कैपेसिटेंस बन गया। बिल्कुल गाइस, तो यहां हम लोग दोनों ट्रांसमिशन लाइन वायर के बीच में जो भी एयर है उसे हम लोग कैपेसिटेंस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस। गाइस बताओ, ये कैपेसिटेंस यहाँ किसे शो कर रहा है? सर, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच की एयर को शो कर रहा है ये कैपेसिटेंस। बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, इस C यानी इस कैपेसिटेंस को गाइस, जो कि एयर को डिनोट करे, इस तरह के स्पेशल कैपेसिटेंस को जो एयर को डिनोट करे गाइस, इसे हम लोग स्ट्रे कैपेसिटेंस कहते हैं। गाइस मुझे बताइए, क्या ये हर जगह होता है क्या? हाँ गाइस, ये हर जगह होता है बट दिखता नहीं है, क्योंकि हवा दिखती नहीं है। तो गाइस, स्ट्रे कैपेसिटेंस एक ऐसी चीज है जो हर जगह होती है बट दिखती नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि एयर तो हर जगह होती है, तो इस कैपेसिटेंस का एग्जिस्टेंस हर जगह होता है। कुछ जगह पर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है और कुछ जगह पर इसका इफेक्ट कम होता है। सर, वो इसका इफेक्ट कम ज्यादा कैसे? तो गाइज वो हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में स्टडी करेंगे, जब अभी हम लोग इसका अब जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमारे मेन पैरामीटर पता चल गए गाइज। कौन कौन से? हमारे सर 3 पैरामीटर है सीरीज में, तो आर, एल, और दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल में कौन? कैपेसिटेंस। गाइस ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन के ये तीनों पैरामीटर आर, एल, सी हम लोग हमेशा पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट करके रखते हैं। दीज आर फॉर पर यूनिट लेंथ पैरामीटर। सब पर यूनिट लेंथ का मतलब, यूनिट का मतलब मैंने गाइस यूनिट नहीं लिखी, आप इसे पर मीटर लेंथ बोल सकते हैं, पर किलोमीटर के लिए बोल सकते हैं, यानी हम 1 मीटर या 1 किलोमीटर के लिए नहीं निकाल के रखते हैं। दीज आर नॉन एज पर यूनिट लेंथ पैरामीटर। गाइस ध्यान रखना, हम 1 किलोमीटर या 1 मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस निकालते हैं, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज होती हैं ये? कांस्टेंट वैल्यूज। दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। ये चेंज नहीं होती है, दे विल नॉट चेंज। आप ट्रांसमिशन लाइन का एक बार डिजाइन कर दिए, एक बार ट्रांसमिशन लाइन का, तो 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस फिक्स हो गया। अब हर 1-1 किलोमीटर के बाद आप इसे स्टडी करने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज RLC। गाइस, अब जितने किलोमीटर का आपका ट्रांसमिशन लाइन है, बस उतने किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 किलोमीटर का आपको RLC पता है, तो आप कितने भी किलोमीटर की लाइन लो, सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जितने किलोमीटर की लोगे, सीरीज में आर और एल ऐड होकर इंक्रीज होते जाएंगे, और लेंथ बढ़ने के साथ कैपेसिटेंस पैरेलल में, आपको गाइज याद होगा, डायरेक्ट ऐड होता है, तो कैपेसिटेंस भी हमारा साथ के साथ इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा ये कंटिन्यूएशन RLC का कौन से एंड तक चलता है गाइज? तो गाइज ध्यान रखना, ये हमारा चलता रहता है कौन से एंड तक? जब तक हम लोग रिसीविंग एंड पर ना आ जाएं, रिसीविंग एंड पर। तो गाइस, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक आप लोगों का RLC ये सब चलता रहेगा। गाइस, ये कौन सा एंड है? सर ये सेंडिंग एंड, और ये कौन सा एंड है? ये रिसीविंग एंड है। दैट इज ओके। गाइस, इस पर्टिकुलर एंड को आप सेंडिंग एंड कहेंगे, इसे आप लोग सेंडिंग एंड कहेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज VS और यहाँ का करंट है IS। ठीक है, आप इसे कौन सा एंड कहेंगे गाइस? देन वी कैन से दैट दिस इज नोन एज सेंडिंग एंड। बहुत ही बेहतरीन। और गाइस, इसकी बात करूं तो इसे हम लोग कौन सा एंड कहते हैं? तो दिस इज नोन एज VRIR एंड इट इज नोन एज रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड।
गाइज आप इसे लोड एंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और उसे जनरेटिंग एंड भी कह सकते हैं, वो हमारे पास आगे नाम आएंगे, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइज, अगर मैं इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ भी कंसीडर करूं तो सपोज L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, L इज व्हाट, L इज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हियर इट इज, हियर इट इज। गाइज अब मुझे इस ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल बनाने हैं, 3 मॉडल। तो ये तो पता चल गया 3 पैरामीटर होते हैं। तो गाइस ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के नाम से भी हम लोग इस चैप्टर से जस्ट पहले एक चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो गाइस वहां मैं आपको इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का कैलकुलेट करवाता हूं, जहां हम जीएमडी जीएमआर बंडल कंडक्टर ये सब स्टडी करते हैं। ठीक है, दिस इज अ डेमो लेक्चर, तो आप लोगों को कहीं से भी मैंने एक टॉपिक उठा लिया, दैट इज ओके, रैंडम, दैट इज ओके। गाइस अब ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग कैसे होती है, तो गाइस ध्यान से सुनना, हम ट्रांसमिशन लाइन का, इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस लिखेंगे। दिस इज टोटल सीरीज इंपीडेंस। सपोज आई वांट टू राइट डाउन दिस वन, सपोज मुझे ट्रांसमिशन लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस लिखना है। तो गाइस टोटल सीरीज इंपीडेंस हमारे पास क्या, Z हम लोग डिनोट करेंगे। गाइस बताओ सीरीज में कौन कौन है, सर रेजिस्टेंस है, और गाइस इंडक्टेंस का आपको नेटवर्क में ही सिखा दिया जाता है, इंडक्टेंस का इंपीडेंस होता है j ओमेगा L। गाइस बताओ ये R और L तो पर यूनिट लेंथ के पैरामीटर हैं, लेकिन आप तो यहां टोटल लिख रहे हो, तो आपको R और L दोनों को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने अलग अलग नहीं, कॉमनली बाहर L से मल्टीप्लाई कर दिया। गाइस L से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये हमारी पूरी ट्रांसमिशन लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस कैलकुलेट होकर आ गया है। इन द सेम पैटर्न गाइस अगर मैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन का क्या निकालूं, टोटल शंट एडमिटेंस, हियर इट इज, टोटल शंट एडमिटेंस। तो गाइज मैं इसे Y से डिनोट करूंगा। गाइज बताओ शंट में क्या है, पैरेलल में क्या है, सर कैपेसिटेंस। आई थिंक एवरीवन नोज गाइज, कैपेसिटर का इंपीडेंस तो सब लोग जानते हैं, जैसे इंडक्टर का j ओमेगा L होता है, गाइज कैपेसिटर का 1/j ओमेगा C होता है। एवरीवन नोज आई थिंक दिस थिंग। गाइज ये इंपीडेंस होता है कैपेसिटर का, तो एडमिटेंस जस्ट इनवर्स हो जाएगा, तो इट विल बी j ओमेगा C हियर। गाइस ध्यान से सुने, ये तो पर यूनिट लेंथ का है, बट मुझे टोटल निकालना है, तो मुझे अपने कैपेसिटेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो गाइस मैंने यहां पर भी कैपेसिटेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी कैपेसिटेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई किया। गाइस मैं ओमेगा को अगर ओपन करूं 2 पाई f, तो गाइस बताइए ये फॉर्मूला हमारा कितना बन जाएगा। तो गाइस अगर मैं इस शंट इंपीडेंस को, ये फॉर्मूला को ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, जरा ध्यान से देखकर बताइए। हियर इट इज, मैंने क्या ओपन किया गाइज, तो गाइज मैंने आपका ओमेगा को 2 पाई f ओपन कर दिया। सर ये कुछ ब्रैकेट में अलग से और कुछ इस तरह से, ये कैसे लिखा है आपने। गाइज बताओ 2 पाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। गाइज C गाइज हम लोगों ने अभी देखा। गाइज बताओ RLC पैरामीटर पर यूनिट लेंथ वाले भी क्या है, कांस्टेंट, तो C भी क्या है, कांस्टेंट। तो गाइज 2 पाई भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, F और L। गाइस इस FL के हिसाब से ही हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करेंगे। सर F भी तो फिक्स होता है ना, इंडिया में 50 हर्ट्ज फिक्स है। गाइस फिक्स है, बट आप लोगों को जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी 60 हर्ट्ज का क्वेश्चन दे देता है, कभी 100 हर्ट्ज का दे देता है। क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है ना। तो गाइज हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी वेरिएबल लेकर चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कितनी भी फ्रीक्वेंसी पर आ सकता है। ठीक है, तो गाइज इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। गाइज सबसे पहला केस कहता है गाइज, इफ FL इज लेस देन 4000 हर्ट्ज इनटू किलोमीटर। हियर इट इज। गाइज फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है और लेंथ जनरली किलोमीटर में होती है। और गाइज अगर आप यहाँ लेंथ को, तो अगर लेंथ को कैलकुलेट करना चाहो और 50 हर्ट्ज के लिए निकालना चाहो, तो गाइज F को 50 हर्ट्ज पुट कर दो। तो गाइज इसको 50 से डिवाइड करोगे, F नीचे आएगा तो ये 80 किलोमीटर हो जाएगा। गाइज दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेंज इज फॉर व्हाट, तो गाइज ध्यान रखना, दिस पर्टिकुलर रेंज इज स्पेशली फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फॉर व्हाट, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। हियर इट इज। सर यही रेंज क्यों चूज की गई, 80 किलोमीटर, 100, 120, 140 वो क्यों नहीं की गई, वहां तक क्यों नहीं करा, यहीं तक क्यों करा, या इससे कम पे क्यों नहीं करा। तो गाइस ध्यान से सुनना, एक्चुअल में इस रेंज को फिक्स करने का भी एक रीजन है, वो हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में स्टडी करते हैं कि यही पर्टिकुलर रेंज क्यों लिया गया। कुछ बुक्स में गाइस इस रेंज को 80 किलोमीटर की जगह 60 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो इतना सा वेरिएशन, 60, 80, 50, इतना सा वेरिएशन हम लोग लेकर चलते हैं गाइस। हम लोग AIEEE को क्या लेकर चलते हैं,
स्टैंडर्ड लेके चलते हैं गाइज, तो IEEE हम लोगों को यही कहता है कि, या IEEE नागराथ कोठारी जी उसको फॉलो करते हैं। तो गाइज नागराथ कोठारी जी की बुक में जो है वो 80 किलोमीटर दिया हुआ है। आपको कुछ बुक्स है CL वाधवा में अलग, VK मेहता में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, कुछ जगह पे 60 भी दे दिया जाता है। दैट इज ओके, वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो काफी वाइड डिफरेंस के साथ आता है। तो गाइज दिस इज फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये रेंज हमारा फिक्स है। यही क्यों फिक्स किया गया, तो इसका रीजन हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज दिस इज फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब गाइज इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो गाइज बताओ आपकी लेंथ इस वक्त 80 किलोमीटर से भी छोटी, यानी बहुत छोटी है। मीडियम और लॉन्ग लाइन में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी लेंथ अभी बहुत छोटी है। FL का वैल्यू या लेंथ का वैल्यू इस वक्त बहुत छोटा है। गाइज बताओ इस वक्त बहुत छोटा है शॉर्ट लाइन के लिए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से शंट का इंपीडेंस बहुत क्या होगा सर, ज्यादा होगा। लेंथ बहुत छोटी है इसलिए शंट का जेड यानी शंट इंपीडेंस बहुत ही क्या होगा, ज्यादा। और गाइज लेंथ बहुत कम होने की वजह से सीरीज का इंपीडेंस क्या होगा सर, सीरीज का इंपीडेंस बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी केयरफुली। गाइज सपोज मैंने यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा ना। दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज अवर C, हियर इट इज, दैट इज कैपेसिटेंस। देन अगेन मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो हियर इट इज R, हियर इट इज L एंड हियर इट इज C, हियर इट इज। और गाइज यही कंटिन्यूएशन हमारा चलता रहेगा, हियर इट इज, हियर इट इज। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइज, ये हमारे सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमें टोटल सीरीज इंपीडेंस यानी इंपीडेंस के बारे में बताएंगे। और गाइज ये हमारा शंट का इंपीडेंस होगा, कैपेसिटेंस वाला। गाइज बताइए इस वक्त इस केस में हमारी लेंथ बहुत छोटी है, यानी कि हमारा सीरीज का इंपीडेंस बहुत छोटा होगा। तो गाइज सीरीज का इंपीडेंस मैंने कंसीडर किया, सपोज इट इज 1 ओम गाइज, दिस इज 1 ओम। गाइज पर यूनिट लेंथ के लिए जो होगा वो सबके लिए चलेगा, ठीक है ना। और गाइज शंट का इंपीडेंस आप देखें तो लेंथ बहुत कम होने की वजह से शंट का इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब अगर मैंने इसको 1 ओम लिया है तो शंट में मैं 1 ओम नहीं 1 किलो ओम लूंगा। क्या लूंगा गाइज, तो शंट में हम लोग 1 ओम नहीं 1 किलो ओम लेंगे। तो गाइज लेंथ छोटी होने की वजह से शंट का इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा गाइज। मान लीजिए गाइज हमारे पास यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन में यहां से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब आप सबको याद है कि लो इंपीडेंस पाथ में करंट इजीली फ्लो हो जाती है, तो ये इजीली यहां फ्लो होते हुए यहां आई। अब यहाँ इस करंट को डिवाइड करना था गाइस, इसका कुछ हिस्सा इधर जाना था और इसका कुछ हिस्सा नीचे। गाइस नीचे वाले पाथ का इंपीडेंस किलो में है, बहुत ज्यादा है, जबकि ऊपर वाले का सिर्फ ओम में है। और आप जानते हैं I बराबर V/Z होता है। गाइज अगर जिस पाथ में किलो में इंपीडेंस मिल रहा हो, यानी बहुत ज्यादा इंपीडेंस हो जिस पाथ का, गाइज बताइए उसकी करंट बहुत ही क्या हो जाएगी, कम। तो गाइस शंट पाथ का इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब करंट बहुत कम हो जाएगी। करंट बहुत कम होने का मतलब है 10 एम्पियर में से अगर किलो ओम में पास होगी तो ध्यान रखना 10 एम्पियर नहीं 10 मिली एम्पियर ही फ्लो होगी। 10 एम्पियर में से किलो ओम में सिर्फ कितनी करंट फ्लो होगी गाइस, तो 10 एम्पियर में से किलो ओम में 10 मिली एम्पियर ही जाएगी, क्योंकि किलो से डिवाइड करोगे तो मिली बन जाएगा। अब गाइज मुझे बताओ 10 मिली एम्पियर को आप 0.01 कह सकते हैं, 0.01 एम्पियर। गाइज 10 में से 0.01 इधर चली गई तो आगे कितनी गई, तो आगे गई सर 9.99, दैट इज ओके। गाइज बताओ 9.99 तो लगभग अगेन 10 एम्पियर ही हो गई। हाँ लगभग 10 एम्पियर ही हो गई। गाइज बताओ अब इस 10 एम्पियर में से अगेन इधर मिली एम्पियर में ही करंट जाएगी लगभग, और आगे भी लगभग 10 एम्पियर ही चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं गाइज बताओ सीरीज की करंट में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 10 एम्पियर ही आप लोगों का सीरीज में चला जा रहा है बस। तो गाइज इस केस में हमारे पास शंट के क्या हालात हैं, तो गाइज शंट में देख सकते हैं आप गाइज, शंट में आप लोगों का 10 मिली एम्पियर इतना करंट कम है, इतना कम करंट है कि आप इस करंट को जनरली क्या कर सकते हैं गाइज, तो आप इस करंट को जनरली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। गाइज नेग्लेक्ट का मतलब है इस करंट को जीरो मान लूं। गाइज किसी पाथ में अगर जीरो करंट फ्लो हो रही है, जीरो का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है गाइज, अगर किसी पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही यानी कि वो पाथ शॉर्ट है या ओपन है, तो गाइज कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इट मींस ये पाथ हमारा ओपन है। इसका मतलब गाइज ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट होने का मतलब है हम लोग शंट वाले पाथ को ड्रॉ ही नहीं करते, इसे ओपन बना देते हैं। सो द थिंग इज दैट
मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें शंट कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? तो गाइस शंट कैपेसिटेंस किस में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इतनी छोटी होती है, यानी शंट का इंपीडेंस इतना ज्यादा होता है कि उसमें फ्लो होने वाली करंट मिली एम्पियर में, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होती है। और इतनी छोटी, इतनी नेग्लिजिबल करंट को आप क्या मान सकते हैं गाइज? उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे शंट कैपेसिटेंस को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। गाइज बताओ, अगर मैं हमारे शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दूं तो हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन का मैं मॉडल बनाऊं तो गाइज देखो मॉडल कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज अगर मैं इस लाइन का मॉडल बनाऊं तो शंट ब्रांच तो नेग्लेक्ट होगी, सीरीज वालों को सबको एक जगह इकट्ठा करके ऐड कर लो। तो गाइज बताइए हमारे पास लाइन में सिर्फ बचा कौन है? तो गाइज हमारे पास लाइन में बचा है रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L। दिस इज, ये आपका पूरी ट्रांसमिशन लाइन का आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया। दिस इज R एंड दिस इज L। और गाइज ये ओवरऑल टोटल आपका सीरीज इंपीडेंस Z बन जाएगा। ये टोटल सीरीज इंपीडेंस Z को डिनोट कर रहा है। टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया सीरीज वालों को। और शंट ब्रांच क्या हो गई? नेग्लेक्ट। तो गाइस शंट ब्रांच नेग्लेक्ट होने का मतलब है शंट ब्रांच बनानी नहीं है, तो सिर्फ ये रिटर्न पाथ बना दीजिए। गाइस बताइए, हमारा सेंडिंग एंड है, यानी यहाँ पर हम लोग वोल्टेज क्या लेंगे? Vs। और यहाँ करंट कौन होगा गाइस? दिस इज Is। गाइस यहाँ बात करें तो ये हमारा रिसीविंग एंड, तो यहाँ वोल्टेज कितना? Vr। और यहाँ करंट कितना है गाइस? तो यहाँ करंट है हमारा IR। हियर इट इज, हियर इट इज। गाइज ये हमारा कौन सी ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल है? तो गाइज आप इस मॉडल का नाम ही क्या दोगे? इसका नाम है गाइज, दिस इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। सर ये बनाया क्यों गया है? इसका यूज क्या है? तो इसका बहुत बड़ा यूज, देखो क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल का, वही हम लोग बात करेंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉडल, दिस पर्टिकुलर मॉडल? तो गाइज इसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप लोगों ने गाइज नेटवर्क एनालिसिस थर्ड सेम में पढ़ते हो आप गाइज, नेटवर्क या सर्किट के नाम से। तो गाइज उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक पढ़ते हो टू पोर्ट नेटवर्क। आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोगों ने नाम सुना होगा, टू पोर्ट नेटवर्क। गाइस इस टू पोर्ट नेटवर्क वाले चैप्टर में, जिसमें दो पोर्ट होती हैं, ये एक पोर्ट है आपका जिसका वोल्टेज V1 और करंट I1, और गाइस आप लोगों का इस सेकंड पोर्ट है जिसमें आप लोगों का वोल्टेज V2 और आप लोगों का करंट कितना होगा गाइस? I2। गाइस इस टू पोर्ट नेटवर्क में आप 5 तरह के पैरामीटर निकालते हैं स्पेशली, मतलब मेन 5, बाकी 6 भी निकालते हैं आप लोग। 5 पैरामीटर में गाइस हमारे मेन पैरामीटर Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, G पैरामीटर, H पैरामीटर। इन 4 के अलावा एक आप निकालते हैं T पैरामीटर, जिसे आप ABCD पैरामीटर भी कहते हैं। उस T का पूरा नाम क्या है? तो उस T का पूरा नाम है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो गाइज वो जो आप नेटवर्क में T पैरामीटर पढ़ते हैं, उस T का यूज क्या है उन T पैरामीटर का? तो गाइज उसे पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन पढ़ने के लिए ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो सर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्यों पढ़ते हैं नेटवर्क में फिर? बेटा क्योंकि वो कम्युनिकेशन लाइन पढ़ते हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन लाइन का मॉडल भी कुछ इसी तरह से मॉडलिंग की जाती है, ठीक है ना। वहां हमारी लेंथ किलोमीटर में नहीं मीटर में होती है। कम्युनिकेशन लाइन या टेलीफोन लाइन वो लोग पढ़ते हैं, तब वो वहां पर टी पैरामीटर का यूज करते हैं, ABCD पैरामीटर का। इन द सेम पैटर्न हम पावर सिस्टम वाले, हम इलेक्ट्रिकल वाले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर का यूज यहां करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। हम पढ़ भी ट्रांसमिशन लाइन ही रहे, तो टी पैरामीटर का यूज ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर यानी ABCD पैरामीटर का यूज हमारे ट्रांसमिशन लाइन में ही है। गाइज आप लोगों को सर्किट थ्योरी से अगर ये पता हो तो हम लोग इसके टी पैरामीटर की इक्वेशंस हम लोग यहां से क्या लिखते हैं गाइज? दिस इज AV2, V1 बराबर AV2 माइनस BI2 एंड दिस इज CV2 माइनस DI2। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर ये इक्वेशंस याद हो तो दैट इज ओके। तो गाइज दीज आर द इक्वेशंस फ्रॉम द टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो गाइज जैसे इसमें 2 पोर्ट हैं, यहां देखो क्या आपके इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन में, इसमें क्या आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में देखो, एक सेंडिंग एंड होगा, एक रिसीविंग एंड होगा, यानी 2 पोर्ट हो गए, और बीच में हमारा जो भी मॉडल बनेगा, शॉर्ट लाइन का ये बना है, मीडियम का अलग बनेगा, लॉन्ग का अलग बनेगा, व्हाटएवर। तो कुल मिला के किसी भी लाइन में देखो तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में भी 2 पोर्ट होते हैं, यानी है तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क ही। अब आप किसी भी लाइन का मॉडल बना दो, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, ये 2 पॉइंट तो होंगे, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। यानी कि आप लोग किसी भी तरह की ट्रांसमिशन लाइन का टी पैरामीटर लिख सकते हो। बस चेंज क्या है, जो यहां V1 I1 कह रहे हैं, जिसे हमारे स्टार्टिंग
पॉइंट पर, स्टार्टिंग पोर्ट पर गाइज, वहां यहां V1 I1 की जगह हो जाएगा VS IS, और जो वहां V2 I2 है वो यहां बन जाएगा VR IR। तो गाइज बताइए इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं गाइज? तो वहां V1 I1 में थी, यहां VS IS में है। गाइज मैंने उस पर्टिकुलर पेज पर जो अभी देखा, मैंने V1 I1 की इक्वेशन हमारे नेटवर्क थ्योरी वाले चैप्टर से उठाई है, सब्जेक्ट से उठाई है। तो V1 I1 की जगह मैंने VS IS लिख दिया, और V2 I2 की जगह गाइज मैं VR IR लिखते हुए यहाँ इक्वेशंस बना रहा हूँ। तो गाइज दिस इक्वेशन विल बी AVR माइनस BIR एंड हियर इट इज CVR माइनस DIR। अब आप एक बात पर गौर करेंगे गाइज, तो बताइए यहाँ IR बाहर की तरफ जा रही है, जबकि आप यहां देखें तो I2 अंदर की तरफ जा रही है। यानी I2 और IR का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी मैं I2 की जगह IR नहीं लिखूंगा, I2 की जगह माइनस IR लिखूंगा। माइनस IR का मतलब है यहां माइनस पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? प्लस हो जाएगा। So guys, these are the very important equations, और guys this is not especially for the short transmission line। ये सभी तरह की ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये सभी तरह की ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैलिड इक्वेशंस हैं guys। These are the valid equations, you should know about it guys। These are the main equations। VS is equals to AVR plus BIR and IS is equals to CVR plus DIR। So what is the physical significance of these equations? फिजिकल सिग्निफिकेंस पर बात करता हूं, ध्यान से समझना गाइज। मान लीजिए ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है गाइज। ये जनरेटिंग स्टेशन, सेंडिंग एंड बोल सकते हो, बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, व्हाटएवर, किसी भी तरह की ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, दैट इज ओके। तो गाइज ये हमारे पास सेंडिंग एंड है VS और IS, और गाइज ये हमारा रिसीविंग एंड है VR। गाइज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो किसी को मिलेगी नहीं, ये सिग्निफिकेंस, इसलिए कभी समझ में भी नहीं आएगा, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये मॉडलिंग हम करते क्यों है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग। तो ध्यान से समझिएगा गाइज, ये हमारा सेंडिंग एंड है और ये हमारा रिसीविंग एंड है। और गाइज बीच में कौन है सर? बीच में है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बीच में हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन कोई भी हो सकती है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन द FL वैल्यू या लेंथ की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब गाइज मान लीजिए यहाँ सेंडिंग एंड पर जहां से पावर सेंड की जाएगी जनरेट करके, ये हमारा NTPC वाला है, NTPC वाले पावर जनरेट करके भेजेंगे। एंड द सेकंड थिंग, ये हमारा रिसीविंग एंड है गाइज। रिसीविंग एंड पर हमारे पास कौन होगा? कंज्यूमर यानी लोड। तो गाइज मान लीजिए इंडस्ट्रियल लोड है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, मान लीजिए अंबानी की कोई फैक्ट्री है, तो ये अंबानी। रिसीविंग एंड पर अंबानी की फैक्ट्री है, तो ये हमारा अंबानी, अंबानी जी, ठीक है। अब गाइज मान लीजिए अंबानी के इंजीनियर्स ने NTPC वालों को फोन किया, हेलो 10 मेगावाट पावर भेज दो। अंबानी ने फोन किया रिसीविंग एंड से, अंबानी के इंजीनियर्स ने NTPC वालों, लो भाई सुनो आज 10 मेगावाट भेज दो। NTPC वालों ने 10 मेगावाट भेज दी, उधर से पैसा ट्रांसफर हो गया 10 मेगावाट का। अब 10 मेगावाट यहां से भेजी, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से पावर का क्या होगा? लॉस। पता चले 10 में से 2 मेगावाट का लॉस हो गया और यहाँ 8 मेगावाट पहुंची। जैसे 8 पहुंची तो अंबानी ने फोन किया, भाई तुमसे 10 मांगी थी, यहाँ तो 8 ही पहुंची है। बोला सर यार मैंने तो 10 भेज दी थी यहाँ से, भाई मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास 10 नहीं पहुंची और मैंने तुमको 10 का पैसा दे दिया है, मैं तो केस करूंगा। और भाई साहब अंबानी ने केस कर दिया NTPC वालों पे। तो ये तो बड़ा पंगा हो गया यार। तो फिर अब क्या करें? तो NTPC वाला पे हर कोई केस ठोक रहा है ट्रांसमिशन लाइन की। अब आज अंबानी ने मांगी थी, कल कोई और मांगेगा, अडानी वाला मांगेगा। तो भाई साहब NTPC वाला परेशान, यार क्या करूं? तो NTPC वाले ने अगली बार क्या करा कि यहां से 10 की जगह 12 मेगावाट भेज दिए। अब सोचो ट्रांसमिशन लाइन में 1 ही मेगावाट का लॉस हुआ, तो अब बताओ वहां कितनी पहुंची? 11 मेगावाट। बट अंबानी ने तो 10 ही मंगाई थी। अब बताओ वो पैसा चाहे 11 आ गई हो, अब फोन नहीं करेगा, 10 मेगावाट का पैसा ट्रांसफर कर देगा और बाकी के 1 मेगावाट का नहीं करेगा। बोला मैंने तो 10 ही मंगाई, तो तूने 11 दे दी, जो क्या हो गया, जो हमारे यहाँ तो नहीं आई 11। बोल देगा मेरे यहाँ तो नहीं आई, रास्ते में लूट ली होगी किसी ने, ट्रेन लूट ली, तो बोलेगा हमारे पास तो नहीं आई। तो भाई साहब वो 10 मेगावाट का पैसा देगा बस, बाकी के 2 मेगावाट का फिर NTPC वाला किससे ले पैसा? तो NTPC वाले ने ट्रांसमिशन लाइन वाले को फोन किया, अब भाई तुम्हारी लाइन खागी मेरा 2 मेगावाट, चलो पैसा दो। तो ट्रांसमिशन लाइन वालों ने बोला भाई साहब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो 1 मेगावाट का लॉस हुआ, हम तो 1 मेगावाट का पैसा देंगे तुमको। तो बोला यार फिर 1 मेगावाट गया कहाँ? अब अंबानी को ज़्यादा बोल भी नहीं सकते,
भाई 10 मेगावाट मांगी थी तो 10 के ही तो पैसा देगा वो। तो एनटीपीसी वाले को 1 मेगावाट का पैसे का चूना लग गया। अब 1 मेगावाट का पैसा जो होता है वो करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास होता है। तो एनटीपीसी वाला अगर एक एक दिन में अगर 1-1 करोड़ रुपए का नुकसान करेगा तो ऐसे कैसे कर चलेगा है, फिर तुम्हारे लिए वैकेंसी कैसे निकलेगी। सो द थिंग इज दैट कि एनटीपीसी वालों को समझ में नहीं आया यार करूँ क्या यार, समझ में नहीं आ रहा उसको 10 चाहिए, अब यहाँ से एग्जैक्ट कितनी भेजू यार कि वहां एग्जैक्टली कितनी पहुंचे, 10 मेगावाट भेजे। तो बाकी का पैसा 10 मेगावाट का तो उससे ले लूंगा और बाकी का जितना भी पैसा आप बचा जितना मेगावाट का एक्स्ट्रा वो ट्रांसमिशन लाइन वाले से ले लूंगा। तो अब एनटीपीसी वाला बोले यार कैसे निकालूं मैं अपने एंड की पावर। तो एनटीपीसी वाले को अपने सेंडिंग एंड की पावर निकालनी थी। दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर कि एनटीपीसी से कितनी पावर भेजी जाए। दिस इज द मेन कंसर्न कि एग्जैक्टली वहां पर 10 मेगावाट ही पहुंचे जितनी उसने मांगी है। तो भाई साहब एनटीपीसी वाले ने फाइनली अंबानी को फोन किया, बोला यार कितनी पावर चाहिए आपको, तो बोले 10 मेगावाट। तो गाइस बताओ अंबानी ने अपना पीआर बता दिया, रिसीविंग एंड की पावर 10 मेगावाट चाहिए। बोला अच्छा आपके यहाँ जो कितने केवी की लाइन आ रही है, तो बोला 33 केवी की। तो वीआर भी बता दिया 33 केवी की लाइन आ रही है, ठीक है। बोला आपके जो इंडस्ट्री में सारा लोड वोड लगा हुआ है पूरे लोड का पावर फैक्टर कितना है, तो हर कंज्यूमर को अपने पावर फैक्टर पता होता है अपने लोड का। सपोज इसने बता दिया 0.5 है। बोला ठीक है सर अभी भेजते हैं 10 मेगावाट। तो गाइस बताओ अंबानी ने यानी लोड ने हमेशा ये 3 वैल्यूज हमेशा देनी है। तो आपको हर क्वेश्चन में जो भी ट्रांसमिशन के क्वेश्चन होंगे गाइस ये 3 वैल्यू हमेशा दी हुई होगी। अब जैसे ये तीनों वैल्यू मिली एनटीपीसी वाले ने अंबानी का फोन रख दिया, अंबानी से 3 वैल्यू लेकर, और अंबानी एनटीपीसी वाले ने अपने इंजीनियर्स को बोला निकालो भाई रिसीविंग एंड की करंट निकालो। तो एनटीपीसी के जितने भी इंजीनियर थे उन्होंने फॉर्मूला लगाया पीआर बराबर वीआर आई आर कॉस फाई। गाइस ये सिंगल फेज का लगाया है, 3 फेज का है तो आगे 3 या √3 आएगा, वो 3 फेज की कैलकुलेशन में हम लोग बाद में समझते हैं व्हाटएवर। तो ये एक सिंगल फेज के फॉर्म में एक सिंपल फॉर्मूला। गाइस बताओ इसमें हमारे पास पीआर है, हाँ है, वीआर है, हाँ है, कॉस फाई है, हाँ है। तो गाइस यहां से क्या निकल जाएगा आईआर। तो कुल मिला के बेटा मुझे बताइए एनटीपीसी वाले ने अंबानी को फोन करके क्या क्या पता लगा लिया। सर रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी पता लगा लिया और रिसीविंग एंड की करंट भी निकाल ली, यानी हमारे पास वीआर आईआर अवेलेबल हो गया है। तो गाइस वीआर और आईआर इज ऑलवेज अवेलेबल टू द एनटीपीसी। जनरेटिंग स्टेशन को रिसीविंग एंड का वोल्टेज और करंट हमेशा पता होता है। चलो ठीक है, अब एनटीपीसी वालों को मेन क्या करना था, ये पता करना था कि यहां से कितने वोल्टेज और कितने करंट पे मैं पावर ट्रांसमिट करूं कि वहां एग्जैक्टली 10 मेगावाट पहुंचे। तो एनटीपीसी वाले का मेन कंसर्न वीएस और आईएस निकालना है। सेंडिंग एंड की पावर का मतलब है सेंडिंग एंड का वोल्टेज और करंट निकालना है। तो वीएस और आईएस फाइंड आउट करना है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है एनटीपीसी वाले के लिए। तो पहले तो अंबानी को फोन करके उसने क्या क्या मंगवा लिए, वीआर और आईआर पता कर लिया। अब एनटीपीसी वाले ने ट्रांसमिशन लाइन वाले को फोन किया जो 33 केवी की लाइन जा रही है अंबानी की फैक्ट्री में। तो एनटीपीसी वाले ने ट्रांसमिशन लाइन वाले को फोन किया कि भाई तेरी लाइन के एबीसीडी पैरामीटर दे। अब हर ट्रांसमिशन लाइन जब भी कभी उसका मॉडल तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो गैस उसके एबीसीडी पैरामीटर फिक्स पैरामीटर होते हैं। तो एंटी ट्रांसमिशन लाइन वाले ने जैसे ही फोन आया, तो गैस ध्यान रखना ट्रांसमिशन लाइन वाले के पास फोन सिर्फ और सिर्फ किस लिए आता है, उससे एबीसीडी पैरामीटर पूछने के लिए। तो हर ट्रांसमिशन लाइन वाले को सिर्फ अपने एबीसीडी पैरामीटर तैयार रखने होते हैं कि मेरी ये लाइन जो इधर जा रही है अंबानी के यहाँ, इसका इतना एबीसीडी पैरामीटर ये इधर जा रही है। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ कहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ भी जा रही है उस लाइन के एबीसीडी पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन वाले कैलकुलेट करके रखते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन वाले ने अपने एबीसीडी पैरामीटर निकाल ले हुए थे, उसको सीधे कहाँ दे दिया, एनटीपीसी वाले को। अब बताओ एनटीपीसी वाले ने वहाँ से ले लिया वीआर आईआर, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन वालों से ले लिए एबीसीडी पैरामीटर। अब बताओ इन इक्वेशन का यूज अगर एनटीपीसी वाला करेगा जिसमें ट्रांसमिशन लाइन से एबीसीडी पैरामीटर मिल गए हैं और अंबानी से वीआर और आईआर मिल गए हैं, तो गाइस बताओ अब सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करके वीएस और आईएस निकाला जा सकता है। यानी एनटीपीसी वाला इन इक्वेशन से यह पता कर सकता है कि उस सेंडिंग एंड से एग्जैक्टली कितनी पावर भेजे कि आप लोगों का फिक्स 10 मेगावाट अंबानी के पास पहुंचे और बाकी का सारा लॉस ट्रांसमिशन लाइन में हो। तो 10 मेगावाट का पैसा तो अंबानी से लेगा और जितना भी बाकी का लॉस हुआ है वो सारा पैसा किससे लेगा, ट्रांसमिशन लाइन वालों से, और प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। सो गाइज व्हाट आर द यूज ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं होती तो कभी पता ही नहीं लगा सकते थे कि सेंडिंग एंड से एग्जैक्ट कितनी पावर भेजें कि रिसीविंग एंड पर उतनी पावर पहुंचे जितनी वहां पर रिक्वायर्ड है, जितने का पैसा मिलेगा। ये इक्वेशन नहीं होती तो कभी एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। दैट इज ओके। तो गाइस ये इक्वेशन आप लोगों को सेंडिंग एंड से कितनी पावर भेजनी ये आप लोगों को बताएगी जनरेटिंग स्टेशन वाले को।
गाइज आप लोग तो लेकिन जनरेटिंग स्टेशन नहीं, इस वक्त ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हो। तो गाइज बताओ ट्रांसमिशन लाइन वाला तो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, एबीसीडी पैरामीटर। तो गाइज आपको इस मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वाले चैप्टर में करना क्या होता है, आपकी जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग यानी तीनों ट्रांसमिशन लाइन है गाइज, आपको इन तीनों ट्रांसमिशन लाइन के ए बी सी डी पैरामीटर कैलकुलेट करके देने, नथिंग एल्स। सर क्यों देने हैं, ताकि इन इक्वेशन में पुट कर सको। सर इस इक्वेशन का क्या यूज है, बेटा ये इक्वेशन से ही पता चलेगा कि सेंडिंग एंड से कितने वोल्टेज, कितने करंट पर पावर का ट्रांसमिशन करना है। ठीक है गाइज, तो बताइए इस वक्त आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन से क्या कैलकुलेट करके देने हैं, एबीसीडी पैरामीटर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर होगा कि हम लोग ये पूरा का पूरा जितना भी ट्रांसमिशन करते हैं उसमें ट्रांसमिशन लाइन का मेन रोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके एबीसीडी पैरामीटर। सो गाइज आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तैयार है, आपको इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। तो गाइज सबसे पहले मुझे बताओ, यहां से जो आईएस जा रही है, यहाँ शंट में तो कोई करंट है नहीं, तो गाइज जो आईएस जा रही है वही हमारे आईआर के बराबर होगी। पूरा सीरीज ब्रांच में नॉर्मल आपका सीरीज करंट है। तो गाइज बताओ मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल से अगर लिखना चाहूं तो आईएस इज इक्वल टू आईआर आया हमारे पास। गाइज आप इसे इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करवा दें, कंपेयर विद इक्वेशन नंबर 2। सर क्या है इक्वेशन नंबर 2, गाइज आप खुद देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो खुद आईएस की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन। गाइज बताइए इस आईएस की इक्वेशन में वीआर का कोफिशिएंट कितना है, सी। गाइज देखो वीआर का कोफिशिएंट है सी, और यहां वीआर का कोफिशिएंट है ही नहीं का मतलब कितना है, 0। थोड़ा सा आगे चलेंगे। गाइज बताइए इस इक्वेशन नंबर 2 में आईआर का कोफिशिएंट कितना है, सर डी। तो गाइज मैंने आईआर का कोफिशिएंट लिखा डी, और गाइज इस इक्वेशन में देखूं तो आईआर का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज ओके। मुबारक हो गाइज, अभी अभी आप लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर में से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सी और डी पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट गाइज आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो गाइज अब हम लोग ए और बी पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इक्वेशन 1 से कंपेयर कराएंगे। गाइस इक्वेशन नंबर 1 आपके वोल्टेज की इक्वेशन है, और वोल्टेज की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस लूप में केवीएल लगाना होगा। गाइस बताओ करंट कहां से कहां फ्लो होती है, सर +2 माइनस। गाइस इसमें केवीएल लगाऊंगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से केवीएल आपको नेटवर्क में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। मैं सिंपली यहां से लिखूंगा VS इज इक्वल टू VR, प्लस में एंटर कर रहा हूं Z इंटू IR। क्या लिखूंगा गाइज, VS इज इक्वल टू VR प्लस Z इंटू IR। दिस इज सिंपली, तो गाइज मैं KVL अप्लाई किया लूप में, तो गाइज हमारे पास इक्वेशन बनी VS इज इक्वल टू व्हाट, VS इज इक्वल टू VR प्लस Z इंटू IR। गाइज बताइए VS की इक्वेशन को किससे कंपेयर कराऊंगा, तो गाइज इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करवाऊंगा, कंपेयर विद इक्वेशन नंबर 1। हियर इट इज। गाइस बताइए इक्वेशन नंबर 1 हमारी VS में ही इक्वेशन है। गाइस बताओ VR का कोफिशिएंट कितना है, A। तो गाइस VR का कोफिशिएंट है A, और गाइस यहाँ VR का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ VR का कोफिशिएंट है 1। बहुत ही बढ़िया। गाइस बताइए यहाँ IR का कोफिशिएंट कितना है, B। यहाँ गाइस देख लेते हैं, यहाँ IR का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, यहाँ IR का कोफिशिएंट है Z। मुबारक हो गाइस, आपको A और B पैरामीटर भी मिल चुके हैं। गाइज अगर मैं कंबाइंड लीप ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लोग बात कर रहे हैं, गाइज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल से हम लोगों को ये पैरामीटर मिले हैं। तो गाइज बताइए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए फाइनली लिखना चाहूं तो आप देख सकते हैं A का वैल्यू भी 1, D का वैल्यू भी 1, दैट मीन्स A एंड D बोथ आर इक्वल टू 1। गाइज B इज इक्वल टू कितना है, Z गाइज आपका टोटल सीरीज इंपीडेंस है, और गाइज C का वैल्यू कितना है, 0। हियर इट इज। So guys, these are the ABCD parameters, especially for which transmission line? For the short transmission line, these are the ABCD parameters. I think clear होगा guys? Clear. Now listen very carefully guys. ये हमारे short transmission line के ABCD पैरामीटर हैं। अब इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स में से हम लोगों को अगर बात करूं तो आप नेटवर्क में 2 प्रॉपर्टी पढ़ते हो गाइज। एक होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। गाइज बताइए आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो आप लोग गाइज वो जो 5 पैरामीटर पढ़ते हो Z, Y, G, H और T, सबके लिए सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी 2 आप लोग कंडीशन पढ़ते हो। आई थिंक आप लोगों ने नाम सुने हो, एक सिमेट्री और एक रेसिप्रोसिटी। हियर इट इज। तो गाइज इसमें T पैरामीटर का सिमेट्री का कंडीशन है A इज इक्वल टू D, और रेसिप्रोसिटी का है गाइज दिस इज AD माइनस BC बराबर 1। गाइज ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रांसमिशन लाइन, ये तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ABCD निकले हैं।
मीडियम के लिए निकाल लेना, लॉन्ग के लिए निकाल लेना, सब में ये दो प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होंगी। यानी हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में दोनों प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज ट्रू, दैट इज सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी। दोनों प्रॉपर्टी होती क्या है, ये आप नेटवर्क में पढ़ते हैं, चेक कर सकते हैं। तो क्या ए और डी सर यहीं पर बराबर होंगे या हर लाइन के लिए आएंगे? बेटा आप चाहे मीडियम निकालो चाहे लॉन्ग लाइन निकालो, ए एंड डी आर ऑलवेज इक्वल। और गाइज ये नीचे वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, पुट करके देख लो। ए और डी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 इज 1, और सी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो गाइज दीज टू कंडीशंस विल बी ऑलवेज ट्रू। सो गाइज दिस इज ओवरऑल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो गाइज मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों ने लेक्चर काफी एंजॉय किया होगा। दिस इज योर मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें 3 पैरामीटर है R, L और C। इस RLC के अकॉर्डिंग हम लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस और टोटल शंट एडमिटेंस निकालते हैं, जो हमारे पास लेंथ के साथ कैसे डिपेंड करता है ये हमने देखा। हमने गाइस केस नंबर 1 पढ़ा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जब लेंथ बहुत ही कम है उस केस में शंट ब्रांच नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये मॉडल बनेगा। अब इस मॉडल से, ट्रांसमिशन लाइन के इस पर्टिकुलर मॉडल से मुझे ABCD पैरामीटर निकालना है। ABCD पैरामीटर निकाल के ही आप लोग सेंडिंग एंड से ये डिसाइड कर सकते हो कि कितनी पावर सेंड करनी है। तो गाइज मैंने जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर निकाले तो ये हमारे पास निकले। गाइज अब यहां से क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये हम लोग हमारे डिटेल्ड लेक्चर में देखते हैं गाइज। ओके गाइज, तो केस नंबर 2, केस नंबर 3, मीडियम, लॉन्ग लाइन एंड एवरीथिंग वो हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे जैसे हम लोग डिटेल लेक्चर में जाएंगे। तो गाइज मेरे ख्याल से आप लोगों ने सेशन काफी एंजॉय किया होगा। एंड फाइनली गाइज मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपना गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए गाइज, और इस प्रिपरेशन को इतना लेकर जाइए कि आप लोगों की रैंक या तो बहुत अच्छी आए यानी 0 से 200 के बीच, या अच्छी आ जाए 200 से 1000 के बीच, ताकि आप अपना IIT या NIT कॉलेज से MTech ज्वाइन कर सकें, ठीक है। या फिर अच्छी यानी एवरेज आ जाए यानी 1000 से 2000 के बीच में आ जाए, तब भी आपको NIT कॉलेज आराम से मिल जाता है। और कुछ IITs में आपकी बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांच नहीं लेकिन अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो गाइस 2000 तक की रैंक तक तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों का फ्यूचर है। गाइस ध्यान रखना, फ्यूचर हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। 10th 12th की परसेंटेज, कॉलेज की परसेंटेज कहीं कुछ काम नहीं आती है। अगर कुछ काम आता है तो ये लास्ट जो आप लोग अपना देने जा रहे हो 1 साल। तो गाइज इस 1 साल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत हो गाइज, दिस इज माय पर्सनल नंबर, दिस इज 9680249842। गाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। माय नेम इज अजय सिंह नरूकर। ओके गाइज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी गाइडेंस। और अगर आप लोगों को इंजीनियर्स अकेडमी में किसी एडमिशन वाइज कोई इंक्वायरी वगैरह की जरूरत हो तो गाइज आप इंजीनियर्स अकेडमी के नंबर 7374000888 या 888 की जगह आप 999 पर भी कॉल कर सकते हैं। हियर इट इज। और अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो, नंबर नहीं लग पा रहा है, ऐसा रेयर ही कभी होगा, तो गाइज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा। गाइज उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दें, आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल फॉर्म का लिंक, उसे फिल कर दे गाइज, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा। और किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो लगे रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा गाइज अपनी प्रिपरेशन की। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, मैंने आपको गेट एग्जामिनेशन के लिए बताया बिकॉज गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, बट आप किसी भी फील्ड में जाएं गाइज तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, बट एग्जाम क्रैक करना है। प्राइवेट जॉब की तरफ मत देखना गाइज। एक बार लाइफ में कभी भी ये नहीं रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया, तो गाइज एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर प्रिपेयर कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.